बाहर की कंपनीज यहाँ आके कितना पैसा लगा रही हैं, ये आपको 2026 में कितना दिखता है? ट्रम्प ने जब टैरिफ बढ़ाया हम्म, तो लोगों को लगा बुरा, बट आई सेड इट्स गुड। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपना एक विजन है विजन। आत्मनिर्भर, उसको उसने बहुत हेल्प किया। सोना चांदी, चांदी तो अभी कमाल दिखाई रही है ना स्टॉक मार्केट में। चांदी चांदी काटेगी। एंड व्हाट अबाउट गोल्ड? सिमरिंग थोड़ी सी हाँ। साइन रहेगा बिकॉज सूर्य के साथ अलाइंड है, हाँ। बट चांदी ज्यादा देगी। चांदी किसी के चार्ट में कौन सा वो प्लैनेट है जिसे बूस्ट करके वो इंसान शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? ग्रीन कलर बूस्ट अच्छा। बुध, जस्ट सी एट माय हैंड्स बुध, इंफिनिटी, Okay. दिल्ली के अंदर इंफिनिटी, तो बुध इज द प्लैनेट। कि यहाँ पे जो सितारे हैं वो 2026 के लिए क्या कह रहे हैं? 2025 तो ऑलमोस्ट जा चुका है, लेकिन मार्केट का आपने सबसे पहली हेडलाइन तो यही दी कि बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स को अगर देखा जाए तो ज्योतिष क्या कहता है इसमें? ओके, तो 2026 2 + 2 + 6, हम्म, 2 रिप्रेजेंटेशन मून, 6 रिप्रेजेंटेशन वीनस एंड सम रिप्रेजेंटेशन 1 विच इज सूर्य। हम्म, 2 नंबर कलात्मक आर्टिस्टिक वे गवर्न बाय मून। हम्म, 6 नंबर वीनस, इंडिया का जो नंबर है, अपना भारत का जो नंबर है नंबर 6, हम्म, वीनस से गवर्न, अच्छा। शुक्र से गवर्न, 1 नंबर सूर्य से गवर्न। हम्म, जो तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, और जो स्टॉक मार्केट है, हम्म, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि जो स्टॉक मार्केट है वो बुध रेस्पॉन्सिबल, सूर्य रेस्पॉन्सिबल और राहु रेस्पॉन्सिबल। हम्म, ये तीनों जो ओवरऑल ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स और जो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ सूर्य एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 + 2 + 6 इज गोना गिव ए न्यू हाई टू स्टॉक मार्केट। अच्छा। अब उसमें कौन कौन से सेक्टर इसका रिप्रेजेंटेशन हुए? हम्म, फिल्म सेक्टर, क्योंकि आर्ट वाला पार्ट और बुध वाला पार्ट जो है फिल्म के लिए वाला पार्ट पे हुआ। 6 नंबर कृषि प्रधान देश है, कंपनीज पर्टेनिंग टू 6 नंबर वाला मीन्स जो आपके एग्रो बेस्ड कंपनीज हैं या फिर जो आपके आयुर्वेदिक बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए। और 1 नंबर वाला ग्रो करेंगे। दे विल ग्रो। 1 नंबर सोलर, 1 नंबर आपका जो भी चीजें सूर्य से गवर्न है, आपके डिफेंस सेक्टर्स, ये सारे शेयर्स ग्रो करेंगे। और ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपका इस पे है, रादर देन जो जो ऑयल एंड गैस वगैरह वाली साइड की बजाय जो कंपनी आपकी सर्विस सेक्टर की तरफ है, कंसल्टिंग की तरफ है, दे विल ग्रो बिकॉज वाणी, बोलना, कम्युनिकेशन ऑल गवर्न बाय बुध एंड मून। तो ये कंपनीज के इस साल इनके स्टॉक्स को बूस्ट मिलने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। गौरव जी, क्योंकि मंगल जो है वो डिफेंस का कारक है और मंगल जहां तक मुझे पता है कि मंगल कुछ टाइम तक अस्त रहेगा 2026 में। ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आपने कहा डिफेंस सेक्टर तो ग्रो करेगा, ऐसे में डिफेंस के जो शेयर्स हैं वो ग्रो करेंगे, लेकिन मंगल अस्त का क्या कुछ प्रभाव है इस पर? शेयर मार्केट के अंदर मंगल कभी भी फेवरेबल पोजीशन के लिए नहीं होता। मंगल की वजह से कभी भी स्टॉक नहीं बढ़ते। अच्छा। बुध is responsible, सूर्य is responsible, राहु is responsible majorly, मून is somehow responsible। मंगल अस्त होने की वजह से केवल 2 चीजें आएंगी, युद्ध देखना पड़ सकता है which may be the World War 3, बट अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बनते हैं बनते हैं 2026 में। 2026 में। दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रेडिक्शन। अगर आप उसको बड़ा माने तो आपकी चॉइस है, मैं कमेंट नहीं नहीं, करना चाहता। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। वर्ल्ड वॉर 3 को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आजकल तो बायोलॉजिकल वॉर भी है, आजकल अलग अलग तरह से भी वॉर्स को हम एक अलग पर्सपेक्टिव दे देते हैं ना। देखिए, वॉर इज वॉर, वेज एंड मीन्स। जो पहले होता था कि तलवारें और भाले निकलते थे, वो हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए न्यूक्लियर में, बिकॉज सूर्य का गवर्न का साल है आगजनी, सबसे ज्यादा पिक्चर में आती है। फिर और भी जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं उसके हिसाब से फरवरी के बाद से ये योग शुरू होता है कि जहां पे आगजनी और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड वर्ल्ड, अच्छा। वो काफी बढ़ जाएंगी, हीट बढ़ जाएगी, लेकिन कोई महामारी आने के योग नहीं होते। ओके। सूर्य महामारी नहीं आने देता, सूर्य तेज दे देता है
एंगर बढ़ा देता है, हम्म गुस्सा बढ़ा देता है, हम्म हीट अप सिचुएशन दे देता है, जैसे मंगल करता है। बट मंगल के साथ में केतु का जब कंजंक्शन आता है तब महामारी के योग बन जाते हैं। बट सूर्य के केस में ये नहीं होता, बिकॉज सूर्य इज द सोर्स फॉर पॉजिटिव एनर्जी। जितनी भी अगर वास्तु पर्सपेक्टिव को भी चेक करें तो जो भी चाय आ रही है वो आपके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट से आ रही है और आप साउथ वेस्ट को ब्लॉक करके उसको स्टोर करते हैं। दैट इज द सेम थिंग हियर। जिस समय नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ता है वो बढ़ता है आपके केतु की महादशा में, आपके शनि की महादशा में। क्योंकि जितने भी ये दोष बनते हैं, जैसे आप केतु के साथ में शनि का कंजंक्शन हो जाए 50 दोष हो गया, केतु के साथ में आपका जो है अगर मंगल का कंजंक्शन हो जाए तो केमधूम दोष बन जाता है। केतु के साथ में मंगल, शनि के साथ में केतु का कंजंक्शन हो गया, बुध के साथ में केतु का कंजंक्शन, प्रेत दोष बन जाता है। तो जितने भी ये दोष बनते हैं, जितने भी ये बॉडी के अंदर विकार आते हैं, ये इन प्लानिटरी पोजिशन से है। केतु एंड राहु एंड शनि मेजरली और मून रेस्पॉन्सिबल आ जाते हैं। इनके साथ में क्या कंजंक्शन, किस प्लानिट का किस भाव में, किस हाउस में क्या कंजंक्शन बैठे हुए, वो दोष दे देते हैं। बट अभी सूर्य के टाइम में नेगेटिविटी कम, प्रभाव हाई, टेम्परेचर हाई, रोड रेजेस बढ़ेंगी, देखेंगे कि इस तरीके की आगजनी की सिचुएशन बढ़ गई, वॉर की सिचुएशन बढ़ गई। लेकिन आपने कहा वॉर की सिचुएशन रहेगी तो पर शेयर मार्केट में उथल कोई पुथल नहीं इम्पैक्ट नहीं दिखती? आएगा। कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इंडिया की इकोनॉमी में, कोई आप इम्पैक्ट? एक बार देखिए कि अभी पिछला वाला जो अभी हुआ था 13 दिन रहा था, हाँ, कोई इम्पैक्ट दिखाई दिया स्टॉक मार्केट पे? लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज इकोनॉमी। इट विल कीप ग्रोइंग। सोने की चिड़िया सुना है हम्म तभी होता था। हम्म क्यों होता था? क्योंकि हमारा जो बेस था वो ऑलवेज कृषि प्रधान और इंडस्ट्री बेस्ड था। आज की डेट में हम सर्विस इंडस्ट्री की तरफ मूव करें, बट आप देखिए कि इस समय एक सर्विस इंडस्ट्री का एक लेवल है। अब जब एआई बोट्स और ये सब चीजों का जमाना आ गया है तो जॉब रिटेंचमेंट आएगा। लोग जब एआई की तरफ मूव करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब विल बिकम लेसर एंड लेसर। लोगों के पास अब काम तो करना ही है, पृथ्वी पर जिंदा रहना है, आप कर्म तो करना ही है। अब कर्म में क्या करोगे फिर? जो लोग पहले लैंड बेच के सर्विस इंडस्ट्री में अपने को ब्लू कॉलर जॉब के बजाय व्हाइट कॉलर जॉब पे जा रहे थे और व्हाइट कॉलर जॉब कम हो गई, उनका स्थान रोबोट्स ले लेंगे, बॉट्स ले लेंगे। वापस से क्या ऑप्शन बचेगा? गो बैक टू योर रूट्स। रूट्स क्या है इंडिया का? विच इज कृषि प्रधान, इंडस्ट्री और आपके एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज। जब ये सेटअप होना शुरू हो जाएंगे, असेट हैवी बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंडिया का जो फेस शिफ्ट है। आज की डेट में अभी क्या होता है कि जो वैल्यूएशन है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोई कंपनी, पहले होता क्या था कि एनएवी पे हम लोग बात करते थे कि इसके पास इतने एसेट्स हैं, इसके पास ये हैं, तो बैंक लोन देता था, उससे हमारे पास एक वैल्यूएशन मिल जाता था। आज की डेट में क्या हो गया है? WCF मेथड यूज किया, वैल्यूएशन दिखा दिया, कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी माइनस में फ्यू थाउजेंड करोड़, बट मार्केट कैप कुछ के कुछ। जिस समय वो डूबता है वापस से, जब मार्केट को नॉर्मलाइज तो होना ही है, तो फंसा कौन? नॉर्मल बायर। ये चीजें जब एसेट हैवी बिजनेस में आप जाना शुरू कर दोगे और जब एक एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर दोगे और एक प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल में दिखनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे इंडिया विल बी ए शाइनिंग स्टार एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। जब इंडिया के अंदर पहले सर्विस बेस, अगर मैं बात करूं 1994-98 के आसपास में कॉल सेंटर बिजनेस आया, कुछ टाइम के बाद चला गया यहाँ से फिलीपींस तब मूव हो गया, मनीला की तब मूव हो गया, विच वॉज ए बेटर थिंग। लोगों को लगा कि यहाँ से ये इतने सारे पैसे मिल गए, किसी को भी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, कॉल सेंटर में जॉब कर ले, बट इट एक्चुअली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। वो हमारा टेम्परामेंट है ही नहीं। वी आर मेंट टू वर्क, वी आर ए लेबर इंटेंसिव कंट्री, जहां पे हमारे को, आपको ये समझना है कि जो टॉप लेयर है वो 1% हो सकती है, बट दे आर सिटिंग इन मेट्रोज। बट जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कौन धंधा दे रहा है, वहां पे कौन जॉब जनरेट कर रहा है? इधर आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वहां की लोकल। जब तक वो सेटअप नहीं होंगे तो हर किसी को हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कैलकाटा, चेन्नई तो नहीं ला सकते ना। अब वो आने की वजह से आप एनवायरमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हो कि यहाँ पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, इतना ज्यादा रश बढ़ गया, इतनी ज्यादा और समस्याएं शुरू हो गई। तो पलायन कराने की बजाय हमारे को लोकल जॉब जनरेट तभी हो सकती है जब वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो। तो हमारे को एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं जगह पे जाना है। अब जो लोग रिटेंचमेंट की तरफ जा रहे हैं एआई बोर्ड से, वो दिल्ली एनसीआर में जॉब लेके फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते, मतलब लाइन लेके फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते। उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? दे विल गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, रूट्स, फार अवे फ्रॉम दिल्ली।
जब वहां इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वापस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेबर चीप मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, एंड देन दे विल आस्क देयर फ्यूचर जनरेशन अगेन टू कैरी ऑन दैट बिजनेस. सोने की चिड़िया, दैट इज व्हाट. सोने की चिड़िया की बात आपने की और मुझे याद आता है यहाँ पे चाणक्य की नीति, क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र दिया था और ये कहा जाता है कि उन्होंने सोने की चिड़िया एक टाइम पे बनाया था। और उस समय पर सिल्क रूट, आज के टाइम में तो विदेशी व्यापार और ये सब चीज़ों से वो चीज़ ऑल्टरनेट बन गया है। लेकिन ऐसे में विदेशी व्यापार जो है कि बाहर की कंपनीज यहाँ आके कितना पैसा लगा रही हैं, ये आपको 2026 में कितना दिखता है? अभी तक हमारी डिपेंडेंसी विदेशी व्यापार पे ज्यादा थी. विदेशी व्यापार और स्टॉक मार्केट की दोनों चीजें अलग है. देखिए, जब अभी ट्रम्प ने जब टैरिफ बढ़ाया तो लोगों को लगा बुरा, बट आई सेड इट्स गुड, क्योंकि हमारा जो व्यापार था अगर सपोज $80 बिलियन का था, अब वो 40 भी हो गया, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि हमारे को डिपेंडेंसी, धंधा अगर करना है तो हमारे को डिपेंडेंट यूएस या किसी और कंट्री पे नहीं रहना है, हमारे को सेल्फ सफिशिएंट बनना है. और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपना एक विजन है आत्मनिर्भर, उसको उसने बहुत हेल्प किया. जाने अनजाने में बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजीशन उसका दिमाग कैसे सेट हुआ, उसने क्या किया, बट हमारे लिए ये एक बेनिफिट हुआ. ना कोई स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हुई, साथ में दौड़ा 85,000 86,000 का सेंसेक्स ने टच पॉइंट टच किया. निफ्टी 50 ने अपना हाईएस्ट पॉइंट टच किया. राइट, शॉर्ट टर्म में लगता है कि ये इम्पैक्ट आया नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ना. जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनीज, उसमें से कितनी कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 2 कंपनी नहीं है जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का पार्ट थी. उसका भी इम्पैक्ट कितना था, कुछ भी नहीं था. जो मेजर इम्पैक्ट उसने दिया, से फॉर एग्जांपल डायमंड पे दिया उसने, मे बी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे दिया, लेदर पे दिया. स्टॉक मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं था उसका. तो अब हम बात करते हैं, आपने यहाँ डायमंड की बात की तो मेरे दिमाग में चांदी और सोना आ गया. ऐसे में सोना चांदी तो अभी कमाल दिखाई रही है ना स्टॉक मार्केट में. चांदी रिप्रेजेंटेशन मून और सोना हाँ, तो 26 में क्या और बढ़ने वाली है? अभी तो 2 लाख क्रॉस कर गई है. चांदी सबकी चांदी काटेगी. सबकी चांदी होगी कि नहीं होगी? चांदी काटेगी. अच्छा, अभी और काटेगी. एंड व्हाट अबाउट गोल्ड? सिमरिंग थोड़ी सी साइन रहेगा बिकॉज सूर्य के साथ अलाइंड है. बट चांदी ज्यादा रिस्क देगी. चांदी इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर विल गिव मोर यील्ड्स इन कंपैरिजन टू द गोल्ड इन 2026. गौरव जी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी जिनको शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो पैसा लगाना चाहते हैं, सपोज फंडिंग करना चाहते हैं. ऐसे में आपको क्या लगता है इनिशियली क्या म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर रहते हैं? और ख़ास तौर पे अगर किसी का ये भी नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजिकली उसके चार्ट में कितना ज़्यादा उसकी कुंडली शेयर मार्केट को सपोर्ट करती है, तो बहुत सेफर साइड करके क्या करना चाहिए? अब हम उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनके पास पैसा, छोटा पैसा है, और उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. एक दूसरा केस होता है जिनके पास बहुत सारा पैसा है बट अभी तक वो लैंड, अब तक वो फैक्ट्रीज और बाकी क्यों पैसा लगा रहे थे, बट शेयर मार्केट उनके लिए स्टिल है समथिंग लाइक ए होंकी डोरी स्टोरी काइंड ऑफ थिंग. नो. तो अब हम बात कर रहे हैं उन सेगमेंट को जिनके पास छोटा पैसा है बट स्टिल दे वांट टू अर्न मनी. यस, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज ए रिस्की प्रपोजिशन. जैसे लिखा था ना निवेशकों के लिए सबसे पहली गाइडलाइंस, शेयर बाजार में निवेश रिस्की है. ऐसी म्यूचुअल फंड में भी है. तो सबसे पहली चीज है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लर्न करना. जो नए नोवाइस इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे पहले अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट इंश्योर करना. जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, जिनके पास शॉर्ट पैसे हैं, जिनको शॉर्ट टर्म गेन के अंदर शॉर्ट टर्म में निकालना है, उनको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से सेक्टर्स, कौन सी कंपनीज जहां पे हालांकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी बट लिक्विडिटी वहां पे बड़ी है, ताकि मैं किसी भी टाइम पे एंटर कर सकूं, किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकूं. काफी सारे सेक्टर, जैसे मैंने एसएमई में बताया कि वहां पे जहां लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे ऐसे लोग फंस जाते हैं. और फंस जाते हैं तो उसमें पैसे की जरूरत है. घर में उन्होंने सोचा था कि 2 महीने में लगा के निकल जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, बट यदि एग्जिट नहीं मिला तो वो किसी भी रेट पे बेच देते हैं, तो नुकसान खा के बेच देते हैं. दोनों का नुकसान है, जिसने लगाए पैसे और जिसका शेयर डाउन है, दोनों का अपनी चीजों का नुकसान है. तो सबसे पहला ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. 3 कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है. मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखें, उनके चार्ट देखें, ग्राफ देखें, बट फिर भी लिक्विडिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फर्स्ट टाइमर्स. यदि उनके पास लिक्विडिटी
कैश फ्लो नहीं है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड कि अगर आज नहीं बिका तो मुझे आज पैसे की जरूरत है, मैं किसी और तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, फंड्स की अरेंजमेंट नहीं है, देन दे शुड नॉट एंटर इनटू दैट. म्यूचुअल फंड्स, अगेन दैट इज अ रिस्की प्रोपोर्शन, बिकॉज म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपसे पैसा जो भी लग रहा है, पैसा कहाँ लगेगा लास्ट में? मार्केट में. गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लोन हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है, मतलब आपके शेयर डिफरेंट कंपनीज के अंदर. पैसा तो वही लगना है, चाहे कोई भी इकट्ठा करे. वहां पे उनके पास जो उनके फंड मैनेजर हैं, दे आर सीजन, दे आर एक्सपीरियंस, बट उसके अंदर बैलेंस फंड हो सकता है, उसके अंदर आपके कंप्लीटली हाई रिस्क फंड हो सकता है, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, बट द सेम टाइम you have to see your appetite, whether you want to go for a balanced kind of a thing or you want to take a high risk और completely equity पे लगाने के लिए. Okay. तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट, अपनी पॉकेट, आपकी लिक्विडिटी, कितना पैसा है, रिस्क एपेटाइट क्या है, प्रेशर नहीं लेना. स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं मल्टीप्लाई करने के थॉट प्रोसेस से, ना ओवरनाइट. नहीं, ओवरनाइट वाला जो चक्कर है ना, एफएनओ वाला, वो फर्स्ट टाइम के लिए है ही नहीं, बिकॉज मार्केट केवल प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं चलता. डेली हर किसी कंपनी की बैलेंस शीट हर सेकंड में आउट नहीं होती है, हर सेकंड में कोई अनाउंसमेंट नहीं जाता है. अगर हम बात करें मेन बोर्ड की, तो जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स सबमिट होते हैं वो क्वार्टरली होते हैं, एसएमई पे 6 मंथली होते हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का हर सेकंड में चेंज होता है. तो वहां पे डिमांड सप्लाई कर्व, वहां पे आपका लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, मेरा बस एक आखिरी सवाल आपसे, और मैं चाहती हूँ आप बहुत शॉर्ट में उसको आप बताएं कि कोई भी नया इन्वेस्टर अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, किसी के चार्ट में कौन सा वो प्लैनेट है जिसे बूस्ट करके वो इंसान शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? ग्रीन कलर बूस्ट, बुध, जस्ट सी एट माय हैंड्स बोथ, इंफिनिटी. दिल्ली के अंदर इंफिनिटी. तो बुध इज द प्लैनेट जिसको आपको अपने लिए हमेशा फेवरेबल रखना है. राहु इज द प्लैनेट जिसके मेलेफिक इंपैक्ट को आपको दूर करना है, जिसके आपके पॉजिटिव इंपैक्ट को बढ़ाना है. आप एक बार मार्क दोबारा दिखा दीजिए. वन शुड मेक दिस इंफिनिटी मार्क ऑन द हैंड विद द ग्रीन कलर, राइट? ओके, शर्ट, टी शर्ट, ये आपका महामंत्र है. अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से के तो अपने को अलाइन करना है. आई एम नॉट से कि आप ये सब कर लेंगे तो आप जो है रॉकेट बन जाएंगे, बट दीज आर द कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स यू अलाइन योर माइंड समवेयर. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, हाउ यू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड. माइंड बैलेंस्ड है, वरना नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएंगे, दिखाई देगा कि भैया शेयर प्राइस 2 रुपए डाउन आ गया, बेच दो. आर यू डूइंग ए डे ट्रेडिंग? नो. अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड, डेली बेसिस पे कुछ चेंज नहीं होता, कंपनी के फाइनेंशियल डेली बेसिस पे चेंज नहीं होते. हाँ, और पॉजिटिव रहना तो एक अल्टीमेट महामंत्र है. अब उसको रहने के लिए आपको अपने को अगर अलाइन करना है, पॉजिटिव रखना है. नेगेटिव एनर्जीज वर्ड के अंदर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड सेट को चेंज ना करें, इंपैक्ट ना करें, नेगेटिव डिसीजन लेने में मजबूर ना करें, उसके लिए ये कैटलिस्ट है. Thank you very much, Gaurav ji. It was lovely talking to you. Thank you, Bhavna ji. Pleasure is mine as well. Thank you so much.